Okay, welcome on our channel Chem with Karm. Today we are going to discuss the spectroscopy, the one of the most important NMR spectroscopy. So NMR spectroscopy is the part of spectroscopy, we can say, because there are number of spectroscopy we are studied, like ESR spectroscopy, IR, UVR, UV and QR. So there are so many spectroscopies, but आज हम डिस्कस करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी दी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जो इसकी फुल फॉर्म होती है. तो बेसिकली इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो टारगेट करेंगे वो किसको टारगेट करेंगे. हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को टारगेट करेंगे. नॉट न्यूक्लियस को हम ऐसे नहीं बोलेंगे न्यूक्लियस को टारगेट करेंगे, न्यूक्लियर स्पिन को टारगेट करेंगे. गॉट इट. न्यूक्लियर स्पिन को टारगेट किया जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में. और जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन उनकी स्टडी करते हैं. उनकी स्पिन की स्टडी किसके द्वारा की जाती है? ईएसआर के द्वारा. ठीक है. इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जो हम ईएस स्टडी करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियर को स्टडी करते हैं, और एनएमआर में हम न्यूक्लियर को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर की स्पिन को स्टडी करते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आती है एनएमआर स्पेक्ट्रम. सो इसमें क्या शो होता है? हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH3. So how many different, we have different types of hydrogen. इनका नेचर और इस मिथाइल का नेचर सेम है हाइड्रोजन का, और इसका डिफरेंट है. तो यहाँ से जो नंबर ऑफ सिग्नल्स होते हैं, वहाँ से पता चलता है कि हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई हैं. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई कितने हमारे पास. जहाँ पे दो सिग्नल्स शो हो रहे हैं, इट मीन्स हमारे पास दो तरह के हाइड्रोजन होंगे. जैसे दो तरह के कैसे? मिथाइल वाले, और एक जो इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, हाइड्रोजन. इसी तरह हमारे पास दो सिग्नल्स शो करते हैं. तो इसका मतलब कि हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, और उसकी जो स्प्लिटिंग्स दिखाती है ना, नंबर ऑफ स्प्लिटिंग्स, तो वो भी हमें आगे डिस्कस करेंगे कि हमें नंबर ऑफ स्प्लिटिंग से क्या पता चलता है, नंबर ऑफ स्प्लिटिंग से कैसे पता चलता है. ठीक है. जे कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे. और जो इसकी इंटेंसिटी है, जो इसकी इंटेंसिटी है, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली एक मेरा ये मोटिव था आपको स्पेक्ट्रा शो करने का, कि हम स्पेक्ट्रा से क्या क्या स्टडी करते हैं. ठीक है. तो आगे डिस्कस करते हैं. द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन. ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं? तो फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ सिग्नल्स. नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या शो करेंगे? जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन, कितनी तरह के प्रोटॉन प्रेजेंट हैं हमारे पास, वो हमें नंबर ऑफ सिग्नल से पता चलता है. जो हमने लास्ट ऊपर देखा था ना, स्पेक्ट्रा इस तरह था कुछ, है ना, कुछ इस तरह था. सॉरी, थोड़ी सी स्ट्रक्चर डिफरेंस है, तो मैं आपको यही दिखा देता हूँ. ये देखो, तो हमारे पास एक तो सिग्नल ये आया और एक सिग्नल ये आया. तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है वो हमें नंबर ऑफ सिग्नल से पता चलते हैं. आगे, द लोकेशन ऑफ द सिग्नल शोज हाउ शील्डेड और डीशील्डेड द प्रोटॉन इज. जो सिग्नल्स की लोकेशंस होती है, जो सिग्नल्स की, सपोज हमारे पास इस तरह का स्पेक्ट्रा है, जो सिग्नल्स की लोकेशन होती है वो हमें डिटरमाइन करती है कि हाउ इज इट्स शील्डेड और डीशील्डेड. इसकी लोकेशन बताती है ये कहाँ पे है.
ठीक है, कितने ppm पे है, कितने ppm पे है। तो हमें यहाँ से लोकेशन ऑफ सिग्नल से पता चलता है कि कितनी वो शील्डेड है और डी शील्डेड है। गॉट इट। द इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ दैट टाइप। जो इंटेंसिटी होगी ना वो हमें यहाँ से पता चलता है कि उस कंपाउंड में जो हमारे पास कार्बन है उसके कितने नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे हमने पिछले डिस्कस किया था CH3 CH2 है ना, CH3। तो वहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि जो ये वाला हाइड्रोजन है इसकी जो नेचर होगा डिफरेंस होगा, इसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, और मिथाइल वाले जो हाइड्रोजन है इनकी डिफरेंस हमारे पास इंटेंसिटी होगी। तो सिग्नल स्प्लिटिंग शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट एटम्स। ठीक है, सिग्नल स्प्लिटिंग शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे एडजेसेंट में, वो हमें स्प्लिटिंग से पता चलता है। ठीक है, ये बात थी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें जस्ट आपको बताया गया कि ऑल न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव। क्या सभी न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होते हैं? आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। नहीं, लेकिन सभी न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव नहीं होते। कौन कौन से एक्टिव होते हैं, कौन कौन से इनएक्टिव होते हैं? जैसे हम ESR एनएमआर में भी IR में भी पढ़ते हैं, कुछ IR एक्टिव होते हैं, कुछ IR इनएक्टिव होते हैं। ESR सिग्नल देते हैं, कुछ ESR सिग्नल नहीं देते। जैसे उनकी स्टडी करते हैं सेम हम ऐसे ही एनएमआर की भी स्टडी करते हैं। इसमें भी कुछ न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होते हैं, कुछ इनएक्टिव होते हैं। एक्टिव का मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब जो तो सिग्नल दे देते हैं भाई वो तो होते हैं एक्टिव, और जो सिग्नल नहीं देते वो होते हैं इनएक्टिव। सिंपल। अब उन एक्टिव कौन होंगे, सिग्नल कौन देंगे? सिग्नल वो लोग देंगे, वो न्यूक्लियाई देंगे जिनके पास स्पिन होगी, जिनके पास स्पिन होगी, चाहे तो हाफ है, चाहे वो 3/2 है, 5/2 है, जो भी हाफ इंटीग्रल्स हैं वो आपको क्या देंगे? सिग्नल्स देंगे। हाँ, वो तो आपको सिग्नल्स दे देंगे। इसको एक बार साइड पे कर देता हूँ मैं। साइड पे आ जाओ भाई। ओके, तो क्या आ रहा है? देखो, जिनका मास नंबर एटॉमिक नंबर इवन होगा तो उनका स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा। जिनका स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा वो न्यूक्लियाई इनएक्टिव होंगे, और जिनका स्पिन क्वांटम नंबर इंटीग्रल में होगा, हाफ इंटीग्रल में होगा, वो एनएमआर एक्टिव होंगे। गॉट इट। तो एनएमआर एक्टिव कौन कौन है? एनएमआर एक्टिव हमारे पास प्रोटॉन है, कार्बन 13, N15, फ्लोरीन 19, फॉस्फोरस 31। सो दीज आर दी एनएमआर एक्टिव। तो इनएक्टिव कौन सा? कार्बन 12। कार्बन 12 का देखो एटॉमिक नंबर भी 6 होता है और एटॉमिक मास भी 6 होता है। सो बोथ आर इवन्स दैट स्पिन क्वांटम नंबर इज 0। सो जिनका स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा वो क्या होगा? एनएमआर इनएक्टिव। इतनी सी बात थी। आगे चलते हैं। न्यूक्लियर स्पिन होती क्या है? न्यूक्लियर स्पिन आपको मैंने बार बार बोला कि स्पिन होगी तो एनएमआर एक्टिव होगा, लेकिन न्यूक्लियर स्पिन का भी पता होना चाहिए होती क्या है। क्या होती है? ए न्यूक्लियस विद एन ऑड एटॉमिक नंबर और एन ऑड मास नंबर हैज़ ए न्यूक्लियर स्पिन। जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा, मास नंबर भी ऑड होगा, उनकी तो न्यूक्लियर स्पिन डेफिनेटली होगी। द स्पिनिंग चार्ज न्यूक्लियस जनरेट्स ए मैग्नेटिक फील्ड। और जो चार्ज न्यूक्लियस हैं, ठीक है, वो स्पिन करेंगे तो वो क्या करेंगे? एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे। ठीक है, कैसे? ये देखो हमारे पास न्यूक्लियस क्या है? ये क्या है? प्रोटॉन की स्पिनिंग गैस। ठीक है, वो स्पिन कर रहा है। स्पिन करेगा तो जनरेट क्या होगा? हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इस तरह, मैग्नेट की तरह। ठीक है, स्पिन कर रहा है तो हमारे पास
मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। सो द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन्स बिहेव एज ए टीनी स्पिनी बार मैग्नेट की तरह वो बिहेव करते हैं। इट डज सो बिकॉज, क्यों ऐसा करते हैं, इट पोजेसेस बोथ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैकेनिकल स्पिन। इलेक्ट्रिक चार्ज भी है और मैकेनिकल स्पिन भी है, इस वजह से वो क्या होंगे, एज ए टीनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, एंड स्पिनिंग चार्ज बॉडी विल जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड दैट न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन इज नो एक्सेप्शन। ठीक है, और न्यूक्लियस की जो एक्सेप्शन कोई भी नहीं है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होंगे, ये एक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये बात थी न्यूक्लियर स्पिन की। न्यूक्लियर स्पिन में क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसकी स्पिन प्लस माइनस हाफ होती है। प्लस माइनस हाफ होती है स्पिन। देखो ये तो हमारे पास जा रही है इस तरह, और ये आ रही है हमारे पास इस तरह, एक प्लस है एक माइनस है। सो ए स्पिनिंग चार्ज सच एज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन 30 जनरेट्स ए मैग्नेटिक फील्ड, वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय न्यूक्लियस ऑफ स्पिन जो प्लस हाफ इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन फ्रॉम दैट जनरेटेड बाय न्यूक्लियस ऑफ स्पिन हाफ। जो प्लस हाफ जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी जो माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। देखो ये इस तरह घूम रहा है, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, और ये वाला इस तरह लगा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब इनके ऊपर एक्सटर्नल बाहर की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, इनकी तरफ से बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, द मैग्नेटिक न्यूक्लियस कैन टेक अप डिफरेंट ओरिएंटेशन इक्वल टू 2I+1। जब बाहर से हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो इनकी जो ओरिएंटेशंस हो जाती है ना, वो कितनी ओरिएंटेशंस होती है, डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती है, वो किसके इक्वल होती हैं, 2I+1 के इक्वल होती हैं। 2I+1, ये अपने फॉर्मूला नहीं भूलना, ये बहुत काम का है। ठीक है, और I की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो I हाफ होता है स्पिन क्वांटम नंबर, I हाफ होता है हाइड्रोजन के लिए, कार्बन के लिए, फ्लोरीन 19 के लिए। ये भी आप बात नहीं बोलोगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्पिन क्या होती है भाई फ्लोरीन 19 की। आपको प्रोटॉन की नहीं पूछता, क्योंकि प्रोटॉन की कॉमन होती है, सभी लोग जानते हैं, तो आपको सीधा पूछेगा फ्लोरीन 19 की स्पिन क्या होती है, तो आपने बोलना है हाफ, आंख बंद करके। कार्बन 30 की होती है हाफ होती है, आंख बंद करके। ओनली 2 ओरिएंटेशंस आर अलाउड, तो इनमें जो ओरिएंटेशंस होती हैं सिर्फ 2 ही ओरिएंटेशन हो सकती हैं। वो 2 ओरिएंटेशन कैसे होंगी हम मैं बताता हूँ। क्यों 2 कैसे होती है ये देख लो। 2 जैसे आप हाफ की वैल्यू पुट करोगे, I की वैल्यू हाफ पुट करोगे, 1 1, तो क्या आंसर है हमारे पास 2। तो 2 ही अलाउड ट्रांजिशंस पॉसिबल होती हैं इनमें। सो ड्यूटेरियम एंड नाइट्रोजन 14 हैव I = 1। ड्यूटेरियम में और नाइट्रोजन 14 में, ये भी आप याद रखोगे, उसकी I की वैल्यू 1 होती है। सो दे हैव 3 ओरिएंटेशंस, इनकी जो ओरिएंटेशंस होती है 3 होती है। सो दे पोजेसेस मैग्नेटिक क्वाड्रपल, याद रखना, दे पोजेसेस मैग्नेटिक क्वाड्रपल। कौन, ये वाले लोग, कौन कौन से, नाइट्रोजन एंड ड्यूटेरियम। नेक्स्ट आता है प्रोसेशनल मोशन। प्रोसेशनल मोशन बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। इसमें सिंपल क्या है, न्यूक्लियस है, एक तो न्यूक्लियस अपनी पोजीशन के अराउंड घूमेगा, इस तरह ओरिएंटेट करेगा, और एक वो इस तरह घूमेगा। ठीक है, अपनी जगह पे भी वो घूमता रहेगा और ऐसे ऐसे भी घूमता रहेगा। ठीक है, इधर इधर भी घूमता रहेगा और पूरा भी घूमता रहेगा। जैसे अर्थ अपनी वो लोकेशन पे घूमती रहती है और अपनी लोकेशन पे घूमती रहती है और सूरज के आसपास भी घूमती रहती है, तो वैसे ही इसकी भी मोशन होता है। ठीक है, इस तरह। तो इस जो ये वाला मोशन जो पाथ होता है इसको हम प्रोसेशन बोलते हैं, ऊपर वाले पाथ को। यहाँ से ये क्या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, इसकी अपनी ओरिएंटेशन है। ठीक है, अपनी फोकस के आसपास घूमता रहता है और पूरा ऐसे भी घूमता रहता है, तो इसको हम प्रोसेशनल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, सॉरी प्रोसेशनल मोशन बोलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन इज रैंडम इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। देखो जो न्यूक्लियर स्पिन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्री होती है, रैंडमली होती है, कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, अपनी मर्जी है, कोई पेरेंट्स का दबाव नहीं है। जहाँ मन आए घूमो, जहाँ मन आए घूमो। जैसे पेरेंट्स आते हैं
पूरे लाइन में हो जाते हैं। जैसे पेरेंट्स आते हैं वैसे ही अलाइंड हो जाते हैं। तो देयर इज़ नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कोई पेरेंट्स नहीं है अपनी मर्जी से इधर उधर घूम रहे हैं हॉस्टल में। जैसे ही पेरेंट्स आएंगे देखना कैसे होता है, सब सीधे एक लाइन में हो जाते हैं। दिखाना होता है कि हम डिसिप्लिन है। सो द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे अप्लाई की थी, कॉजेज क्लियर मैग्नेटिक मोमेंट्स टू अलाइन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू अप्लाइड फील्ड। कुछ तो सीधे हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाते हैं पेरेंट्स के। कुछ तो सीधे हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाते हैं। वो अपनी अपनी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जो ऑपोजिट होते हैं, जहाँ बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। तो ये मैटर सिर्फ हम यहीं पर देख रहे हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट्स को अलाइन हो जाती है दैट डायरेक्शन और कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती हैं। तो हम आगे डिस्कस करेंगे जो जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई उसी डायरेक्शन में अगर ओरिएंटेशन होती है तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, स्प्लिटिंग होती है ना, वो क्या चली जाती है, लोअर एनर्जी पे चली जाती है, वो नीचे आ जाते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा ऐसे, है ना, स्प्लिटिंग होती है। जो नीचे आते होते हैं, नीचे मतलब जो जिनकी एनर्जी लो होती है, एनर्जी उनकी लो होती है जो सेम डायरेक्शन में आते हैं। बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई की उसी ही डायरेक्शन में उसकी ओरिएंटेशन हो गई तो वो लोअर एनर्जी में आ जाएंगे। अगर बाहर से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वो उसकी एनर्जी क्या चली थी, हायर पे, तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात है। देयर इज एन स्लाइट एक्सेस ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक अलाइन पैरेलल टू द अप्लाइड फील्ड। तो ये कौन से, ये हम दिखा रहे हैं कुछ न्यूक्लियाई जो पैरेलल है, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में रहे हैं, और कुछ एक दो हैं जो ऑपोजिट भी जा रहे हैं। जस्ट ये आपको दिखाने के लिए था। उसके बाद जो मैंने आप डिस्कस कर चुके हैं जो स्प्लिटिंग होती है उनकी, देखो जो तो क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो तो उसी डायरेक्शन में, अगर ये हमारे पास न्यूक्लियाई हैं, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, वही सेम डायरेक्शन में आएंगे तो वो लोअर एनर्जी में आ जाएंगे। जो ऑपोजिट जाएंगे वो, ये ऑपोजिट है ना, ऐसे दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है, -½ है, तो इसकी एनर्जी अबव चली जाएगी। सो नो एनर्जी डिफरेंस इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी डिफरेंस। सो जैसे जैसे फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है एनर्जी गैप बढ़ता जा रहा है। ये भी याद रखना कि एनर्जी गैप कैसे बढ़ता जाता है ना। जिनकी स्पिन हाफ है, स्पिन हाफ इजिकल टू एच न्यू, आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, इतना ही देखना है आपने एक बार। -½ और +½ -½ और +½ ऐसे स्प्लिटिंग होती जाती है फर्दर जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ता जाता है। सेम वही बात, ठीक है। तो इस तरह की स्पिन क्वांटम 1 है और इसके 3/2। सो स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी लेवल्स इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर, इस अब नहीं डिस्कस करने जा रहे, हम इतना डीपली नहीं जाएंगे। मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसको डीपली में लेके जाऊंगा। जस्ट आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो कर क्या रहे हैं हम। सम इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, ये भी अपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम्स का। सम इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स इन NMR, याद रखना। द फ्रिक्वेंसी न्यू इज एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज प्रोपोर्शनल टू हर्ट्स, उसकी यूनिट्स हर्ट्स होते हैं, पर सेकंड्स होते हैं। द एनर्जी डिफरेंस del E बिटवीन द न्यूक्लियर स्पिन स्टेट विच इज प्रोपोर्शनल टू किलोजूल पर मोल, these are the units, and the applied magnetic field H0 is a Tesla. So these are the units. Del E and magnetic strength, energy difference. This is energy difference. Energy difference is proportional to magnetic field strength. Magnetic field strength से proportional होगा। This is the magnetic fields. ठीक है, ये magnetic ratio. Gyromagnetic ratio is the gamma. Is a constant. ये constant रहती है हमेशा for each nucleus 26.753 per second gas per second for हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो गैरोमैग्नेटिक रेशो रहती है वो फिक्स रहती है, वो अपने याद रखना है, ठीक है, कांस्टेंट होती है। ओके, और इन 14.092 गॉस फील्ड, इतनी फील्ड लगेगी, 60 मिली हर्ट्ज फोटोन इज रिक्वायर्ड टू फ्लिप ए प्रोटोन।
प्रोटॉन को फ्लिप करने के लिए 60 मिली हर्ट्ज चाहिए होते हैं, ठीक है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। लो एनर्जी रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, क्या एनएमआर को जो डिटेक्ट करते हैं तो उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज़ किया जाता है। कौन सी एनर्जी को? रेडियो फ्रिक्वेंसी को। दी फ्रिक्वेंसी ऑफ absorbed electromagnetic radiation of a particular nucleus such as proton carbon depends on the molecular environment। कितनी फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब हो रही है डिपेंड करता है मॉलिकुलर इन्वायरमेंट के ऊपर, मॉलिकुलर इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। देखो क्या होता है, कुछ तो मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर रेडिएशन आ रही है तो आएगी पूरे में, है ना, लेकिन टारगेट किस में हम कर रहे हैं? न्यूक्लियस पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एनएमआर है, अगर उसके न्यूक्लियस पे हम टारगेट कर रहे हैं तो स्टडी किसकी होगी फिर? न्यूक्लियस की, न्यूक्लियाई की स्पिन की, ठीक है। तो जो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब होगी, तो वो जो फ्रिक्वेंसी ये अब्जॉर्ब करेंगे न्यूक्लियाई, इसका अब्जॉर्प्शन होगी, वो उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में, रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज में अब्जॉर्प्शन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। So this is why NMR is such a useful tool. Structure determinations, the signals of different protons, carbon atoms in a molecule show different signals. Protons and carbons अपने different signals show करते हैं, just like different functional groups show different signals in the IR। जैसे IR में different functional groups अपना different signal show करते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन एंड कार्बन अपना different show करते हैं। Two energy states, the magnetic field of the spinning nuclei will align either with the external field or against the field। तो हम वही जो magnetic field अप्लाई कर रहे हैं, दो तरह की होती हैं स्टेट्स, या तो ऑपोजिट होती है या सेम हो सकती है। ऑपोजिट वाली को बीटा स्टेट बोलते हैं, नीचे वाली को अल्फा स्टेट बोलते हैं। ए फोटोन विद द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी अब्सॉर्ब्ड एंड कॉज द स्पिनिंग प्रोटोन टू फ्लिप, ठीक है। जो फोटोन है, जो प्रोटोन है, अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा एंड जिसके कारण प्रोटोन की फ्लिपिंग होगी। तो फ्लिपिंग रेजोनेंस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लिपिंग रेजोनेंस, कैसे फ्लिप करता है। जो प्रोटॉन अब्जॉर्ब करता है वो कितनी रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्जॉर्ब करता है? प्रोटॉन्स अब्जॉर्ब 60 मिली हर्ट्ज तक अब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। सो हम बाकी जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहते थे, एक थोड़ी सी बेस बना के चलना चाहते थे। इसके बाद हम पूरा डीपली जाएंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रा पूरा डीपली एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बाद बिल्कुल प्रॉपर वे से इसको स्टडी करेंगे, इसकी जितने भी स्पेक्ट्रा होंगे उनकी सिग्नल्स डिटरमाइन करेंगे, गॉट इट। तो सब हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।